हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने देखा था कायिक प्रवर्धन के बारे में। अपन देख रहे थे कायिक प्रवर्धन की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। पहली थी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है उसकी चार विधियां होती हैं। चार विधियां थी, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अभी दूसरी जो विधि होती है वो होती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिससे नाम से ही पता लगता है कि कायिक प्रवर्धन की वह विधि जो कृत्रिम रूप से करवाई जाती है उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा करवाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसकी मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं। तीन विधियां होती हैं। पहली जो विधि है वो है कर्तन या कटिंग कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की वह विधि, कायिक प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पादप के जो कायिक भाग होते हैं, पादप के जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भाग होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मृदा में रोप दिया जाता है। मृदा में रोप दिया जाता है जिससे नए पादप का निर्माण होता है। तो उस विधि को अपन क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं या फिर कटिंग कहते हैं। कर्तन जो विधि है उसमें दो प्रकार के कर्तन काम में लेते हैं। एक तो स्तंभ कर्तन जिसमें तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर काम में लेते हैं। दूसरा होता है मूल कर्तन जिसमें मूल के छोटे छोटे टुकड़े काटकर अपन नए पादप तैयार करने में उपयोग में लेते हैं। तो स्तंभ कर्तन अपन गन्ना, अंगूर, गुलाब में लेते हैं। जो मूल कर्तन है वो नींबू, अमरूद और सेब में लेते हैं। तो पहली विधि कर्तन। दूसरी विधि है दाब लगाना या फिर कहते हैं इसको लेयरिंग। कायिक प्रवर्धन की इस विधि में, कायिक प्रवर्धन की इस विधि में हम मुख्य जो पादप है उस पादप से तना या शाखा को बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। जब अपस्थानिक जड़ें जब निर्मित हो जाती हैं तो फिर उस तने या तथा शाखा को हम मुख्य पादप से अलग कर मृदा में रोप देते हैं जिससे नए पादप का निर्माण होता है। तो ये जो विधि है ये दो प्रकार की होती है। दाब लगाना जो विधि है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो विधि है वो है टीला दाब विधि। इसको अपन माउंट लेयरिंग भी कहते हैं। इसको अपन माउंट लेयरिंग भी कहते हैं। ये जो विधि है टीला दाब विधि का उपयोग ऐसे पादपों में किया जाता है जिनकी जो शाखाएं होती हैं वो मृदा के नजदीक से निकलती हैं तथा जिनकी शाखाएं पतली होती हैं, मुलायम होती हैं। अतः इन शाखाओं को हम मुड़ाकर मृदा के अंदर दबा देते हैं। जैसे कोई एक पादप है, इनकी ये शाखाएं होती हैं, शाखा होती है, उसको अपन क्या करते हैं? मुड़ाकर मृदा के अंदर दबा देते हैं। मृदा के अंदर दबा देते हैं और इस दबे हुए भाग पर गीली मिट्टी का टीला बना दिया जाता है। गीली मिट्टी का क्या बना दिया जाता है? टीला बना दिया जाता है। दबाते समय हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहली, जो दबा हुआ जो भाग है उसमें एक या एक से अधिक पर्व संधि होनी चाहिए और जो इस शाखा का जो शीर्ष भाग है जिस पर पत्तियां लगी होती हैं वो मृदा से ऊपर निकला हुआ होना चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद अपन देखते हैं कि जो पर्व संधियां होती हैं उनसे अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ कर देती हैं। ये जो अपस्थानिक जड़ें जब निकल आती हैं तो इस शाखा को इस मुख्य पादप से अलग कर हम नया पादप तैयार कर लेते हैं। तो इस विधि को अपन क्या कहते हैं? टीला दाब विधि कहते हैं या फिर माउंट लेयरिंग कहते हैं। टीला दाब विधि कहते हैं या फिर माउंट लेयरिंग कहते हैं। इस विधि के द्वारा जो जनन है चमेली और मोगरा में होता है। किस में होता है? एक तो चमेली में होता है और एक मोगरा में होता है। दूसरी जो विधि है वायुदाब जो विधि है इसको अपन एयर लेयरिंग भी कहते हैं या फिर इसको एक नाम और है गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना। तो इस विधि का उपयोग ऐसे पादपों में किया जाता है जिन पादपों की जो शाखाएं होती हैं वो मृदा से काफी ऊपर से निकलती हैं, मोटी होती है, मजबूत होती हैं। अतः इन्हें हम मुड़ाकर मृदा में नहीं दबा सकते हैं। तो ऐसे पादपों में जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं से जो वलय के रूप में छाल को हटा लेते हैं और उस वलय के रूप हटी हुई जो छाल होती है
उस भाग पर गीली मिट्टी, गीली रुई तथा पॉलीथीन लपेट देते हैं। गीली मिट्टी, गीली रुई, पॉलीथीन लपेट देते हैं या फिर मोस पादप लपेट देते हैं। मोस पादप वे पादप होते हैं जिनमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और इसके बाद इस भाग पर एक पात्र इस प्रकार लगाते हैं कि इस पर बूंद बूंद करके पानी टपकता रहे। तो उसके बाद 4 से 8 सप्ताह बाद 4 से 8 सप्ताह बाद देखते हैं कि जो गुट्टी लगे हुआ जो स्थान होता है इसमें अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इसके बाद हम इस मुख्य पादप से शाखा को अलग कर मृदा में रोप देते हैं जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस विधि को अपन क्या कहते हैं? वायुदाब विधि कहते हैं। इस विधि को अपन क्या कहते हैं? वायुदाब विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा जनन है वो अनार, नारंगी इत्यादि में होता है। अनार, नारंगी इत्यादि में होता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरी जो विधि होती है वो है रोपण या फिर इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। रोपण या ग्राफ्टिंग। इस कायिक प्रवर्धन की इस विधि में दो अलग अलग किस्म के जो पादप होते हैं उनको अपन इस प्रकार, उन दोनों पादपों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जो दोनों पादप हैं वो एक पादप की तरह वृद्धि करते हैं। तो उस विधि को अपन क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये जो ग्राफ्टिंग है इसमें उन्नत किस्म के पादप का वह भाग जिसका रोपण किया जाता है उसको अपन कहते हैं कलम कहते हैं। और निम्न गुण वाला स्थानीय पादप जिस पर कलम को रोपा जाता है उसको कहते हैं स्कंद। उसको क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। तो इस विधि में ऊपर वाला जो भाग होता है, अच्छी किस्म का जो पादप होता है उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको अपन कलम कहते हैं। और जो निम्न गुण वाला स्थानीय जो पादप होता है जिसका निचला जो भाग होता है उसको अपन स्कंद कहते हैं। स्कंद और कलम दोनों को आपस में जोड़कर एक नया पादप तैयार किया जाता है। तो इस विधि को अपन रोपण कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसकी मुख्य रूप से 4 विधियां होती हैं। रोपण की मुख्य रूप से कितनी विधियां होती हैं? 4 विधियां होती हैं। पहली विधि है हिप्पजीवी या जिव्यारोपण। रोपण की इस विधि में जो स्कंद और कलम होते हैं वो समान व्यास के होते हैं तथा दोनों पर ही 4 से 8 सेंटीमीटर लंबा बी आकार का चीरा लगाया जाता है। और इसके बाद कलम और स्कंद दोनों को एक दूसरे से जोड़कर कसकर बांध दिया जाता है। और कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो एक पादप की तरह वृद्धि करने लग जाते हैं। तो उस विधि को अपन हिप्पजीवी या जिव्यारोपण कहते हैं। इसमें स्कंद और कलम दोनों पर इस प्रकार का चीरा लगाया जाता है। स्कंद और कलम दोनों पर ये कलम होती है और ये स्कंद होता है। इन दोनों पर दोनों समान व्यास के होते हैं। दोनों में बी आकार का चीरा लगाया जाता है जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद एक नए पादप की तरह वृद्धि कर लेते हैं। दूसरी जो विधि है वो है फच्चर रोपण। इस विधि में जो स्कंद और कलम होता है, इस विधि में स्कंद और कलम दोनों समान व्यास के होते हैं। लेकिन स्कंद जो होता है उसमें तो बी आकार का चीरा लगाया जाता है। स्कंद जो होता है उसमें तो बी आकार का चीरा लगाया जाता है और जो कलम होती है उसमें बेज के आकार का चीरा लगाया जाता है। स्कंद जो होता है उसमें बी आकार का चीरा लगाया जाता है, बी के आकार का चीरा लगाया जाता है। और जो कलम होती है उसमें बेज के आकार का चीरा लगाया जाता है। और दोनों को एक दूसरे से बांध देते हैं मजबूती से और एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तीसरी जो विधि है वो है किरीट रोपण या मुकुट रोपण।
किरीट रोपण, या फिर दूसरी विधि, या फिर इसको कहते हैं मुकुट रोपण। ये जो किरीट रोपण और मुकुट रोपण, इस विधि में जो स्कंद होता है वो उसका व्यास होता है कलम से कई गुना अधिक होता है। स्कंद जो होता है उसका व्यास कलम से कई गुना अधिक होता है, और इस एक ही स्कंद पर कई सारी कलमों को रोपा जाता है। कई सारी कलमों को क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है, रोप दिया जाता है। इसलिए इस विधि को अपन क्या कहते हैं, किरीट रोपण कहते हैं। इसमें चौथी विधि है कलिका रोपण। कलिका रोपण, इस विधि में जो पादप होता है उस पादप के स्कंद पर, ये पादप है, इसका स्कंद है, इस पर टी आकार का चीरा लगाया जाता है। स्कंद पर टी आकार का चीरा लगाया जाता है, और चाकू की सहायता से इस टी आकार का जो चीरा होता है, चाकू की सहायता से इस छाल को ऊपर करके और इसमें एक कलिका को रोप दिया जाता है। कलिका को रोपने के बाद इसको कसकर बांध दिया जाता है। कुछ समय के बाद ये कलिका प्रस्फुटित होकर एक नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो इस विधि को अपन क्या कहते हैं, कलिका रोपण कहते हैं। तो काय रोपण की 4 विधियां होती हैं, हेप्टजीवी या जिव्या रोपण, खच्चर रोपण, किरीट रोपण या मुकुट रोपण और कलिका रोपण। थैंक यू, बाकी का कल देखते हैं।